नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार। आज मैं आया हूं गहरपुर पंचायत के अंतर्गत धनछुआ गांव में और सबसे पहले मैं यहां दिखाना चाहूँगा कि ये है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिसका स्थिति मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूं कि किस ढंग से भयानक स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। उससे पहले मैं यहां के शौचालय को दिखाना चाहता हूं कि जो बच्चों को सरकार के तरफ से शौचालय दी गई है, जो अभी भी बंद पड़ा हुआ है। ये शौचालय बच्चे कैसे यहां शौचालय करने आएंगे, आप ही ये आकलन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ दिखाना चाहूँगा कि इसके मार्ग को, इस विद्यालय को मार्ग को मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये विद्यालय का पुराना कैंपस है, जिसको गलियारा भी कहा जा सकता है, और इसी गलियारा से होते हुए बच्चे उस विद्यालय की ओर जाते हैं जो अभी अर्धनिर्मित है। वो विद्यालय देख लीजिए, अभी अर्धनिर्मित विद्यालय है, और यही वो मार्ग है जिसके जरिए बच्चे जाते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए। अब ये देखिए, ये विद्यालय का वो मार्ग है जिसके जरिए बच्चे पढ़ने को जाते हैं, और बगल में ये तालाब है। आप आकलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितने भयानक स्थिति में बच्चे जाते हैं उस विद्यालय में पढ़ने के लिए, जो अभी भी अर्धनिर्मित स्थिति में है। अगर बच्चे इस मार्ग से जाएं और इत्तेफाक से अगर इस तालाब में डूब जाएं तो इसका जिम्मेवारी कौन पदाधिकारी होगा? बीडीओ होंगे, एसडीओ होंगे, या कोई आला अधिकारी होंगे? कौन जिम्मेवार इसके होंगे? मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि जरा इस अर्धनिर्मित विद्यालय के मार्ग को और दिखा दीजिए कि किस ढंग से बच्चे को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति है। देखिए, इसी जगह पे आपके बिहार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना नीतीश जी का है नल जल योजना के बानगी। ये है नल जल का, जिसमें नल गायब है, और ख़ास सबसे बड़ी बात कि इसका पाइप भी पूरी तरह से टूटा हुआ है और यहाँ पानी का जल जमाव हो जाता है। और ये मार्ग है विद्यालय जाने का। आप सोच सकते हैं कि किस बदतर हालत में बच्चे इस विद्यालय में अपने उज्जवल भविष्य के लिए जाते हैं, और ऐसे खतरा मोल लेकर स्थितियों में ये बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन सीधे विद्यालय ले चलें, ताकि मैं वहाँ के बच्चों से और वहाँ के प्रधानाध्यापक से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि क्यों आखिर ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो है अभी तक क्यों इसका निर्माण बेहतर ढंग से नहीं हो पाया है, और क्यों आखिर तालाब के बीच में ये स्कूल बना है जिससे आने जाने वाले बच्चों के समस्या का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों नहीं इस विद्यालय का मुख्य मार्ग है? क्यों ऐसे समस्याओं का सामना बच्चे लोगों को करना पड़ रहा है? तो चलिए, ये देखिए, बच्चे के विद्यालय जो अर्धनिर्मित विद्यालय है उसका सीढ़ी है, न किनारे से बाउंड्री दिया गया है, ताकि बच्चे अगर चढ़ने के दौरान इत्तेफाक से अगर गिर जाते हैं तो उनका क्या स्थिति होगा आप लोग सोच सकते हैं। ये वो सीढ़ी है जिसके जरिए बच्चे विद्यालय में आते हैं और अपने क्लास में जा पाते हैं। दूसरी बात, ये बगल में तालाब है, यहाँ भी कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है, और देखिए कितने नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कितने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है, यहाँ के पदाधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। और स्थिति ये देखिए कि बच्चे इतने छोटे छोटे होने के बावजूद भी किसी तरीके का बाउंड्री के रूप में सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा। यहाँ तक कि बीते 2-3 साल पहले भी इस विद्यालय के लेकर कंप्लेन दायर की गई थी लोक शिकायत निवारण विभाग में, लेकिन किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भूमि का मापन हो गया, लेकिन इस पे किसी भी तरीके का कार्रवाई नहीं हो पाया है। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा जर्जर स्थिति इस विद्यालय का है और आपने क्यों नहीं पहल किया, और पहल किया भी तो क्या पहल किया। आपका क्या नाम हुआ सर? महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र प्रसाद यादव। आप ये बताइए कि आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी स्कूल को सही ढंग से चलाना, समय पर खोलना, बच्चों को ज्ञान देना। तो क्या बच्चे को समय लाना, समय
पर विद्यालय को खोलना यहीं तक आपका जिम्मेवारी है, या विद्यालय को कायाकल्प करना, उसमें सुरक्षा प्रदान करना बच्चों की, ये भी आपकी जिम्मेवारी है या नहीं? हाँ ये सर। तो ये बताइए कि जब आपकी ये जिम्मेवारी है तो आपने इस जिम्मेदारी को क्यों नहीं बखूबी निभाया? ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री बना ही कहाँ है? बच्चे अगर खेलते खेलते अगर इधर आ गए और नीचे गिर गए तालाब में तो बच्चे डूबेंगे, तब जवाबदेही कौन होगा? आप होंगे या नहीं होंगे? जरूर सर। तो जब जरूर होंगे आप जवाबदेह, तो आपने इस पर प्रयत्न क्यों नहीं किया कि इस विद्यालय का कायाकल्प हो जाए? अभी ये विद्यालय का स्थिति देखिए, सिर्फ ईंट पर और सीमेंट पे ये बनाया गया है, सिर्फ ना प्लास्टर हुआ है ना पेंट हुआ है, और इसमें आप विद्यालय चला रहे हैं, बच्चों के बेहतर भविष्य की तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है या नहीं, और आप गलती में हैं या नहीं? बिल्कुल सर, गलती में तो हम हैं, लेकिन लाचारी मेरे पास है। लाचारी है कि इस विद्यालय के जो भी निर्माण किए वो रिटायर कर गए, और इंजीनियर इसको पास किया नहीं। विशेष इसमें लागत लगने का कोई पैसा नहीं आया। हम विवश हैं, हम इसको चार्जे नहीं लिए, और 2 हेडमास्टर यहाँ से चले गए, वो भी चार्ज नहीं लिए। ये बिल्डिंग अधूरा पड़ा हुआ है, इसके चलते इसमें कोई मटेरियल नहीं लग रहा है। तो ये हालांकि इसका बीआरसी में दरखास्त दिया हुआ है, वो आगे का प्रक्रिया चल रहा है, केस भी उन पर हो गया है जो विद्यालय निर्माण किए थे उन पर, और भी चल रहा है उसी तरह। अब ये बताइए, तो फिर इतना खतरा मोल लेने की आवश्यकता क्या है कि बच्चे लोगों को उधर से आप बुलाकर यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे के शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चे का जान जो जोखिम में है, बच्चे जान हथेली पर लेके आते हैं, इसमें तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, कि आप सबसे बड़ी गलती इस चीज़ के लेके आप कर रहे हैं। खड़ा रहते हैं पूरे टीचर कि किसी तरह से कोई अज्ञात खतरा ना हो। पूरा टीचर हम लोग सब घूमते रहते हैं, हर समय बच्चों पर निगरानी रहता है। एक भी टीचर हम लोग को नहीं देगा कि बाहर उधर है। क्या कोई ये जानता है कि खतरा कभी बुलाया जाता है, खतरा अचानक हो जाता है, लेकिन अब अचानक अगर ऐसा खतरा आ जाए तो सबसे बड़ी विडंबना देखिए इस विद्यालय का कि ये बगल में तालाब है। अगर बच्चे गिर गए तो निश्चित ही चाहे तो डूब जाएंगे, और नहीं तो जान बचना मुश्किल है। तो ये बताइए कि आप इतना बड़ा खतरा मोल क्यों उठा रहे हैं कि जब बच्चे का बाउंड्री बढ़िया ढंग से बना हुआ है, ना सुरक्षा विद्यालय का बढ़िया ढंग से है, ना सड़क सीढ़ी आपका सही है, ना सड़क सही है आपका, तो फिर बच्चे को इस जगह पे बुला रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही भी बनती है कि आप पदाधिकारियों पर दबाव बनाएं ताकि बच्चे का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी और सबसे बड़ा जवाबदेही आप पे बनेगी कि बच्चे गिर गए, कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार आप होंगे। तो आपने पदाधिकारियों पे दबाव क्यों नहीं बनाया? बोले हैं सर, पदाधिकारी को बोले हैं पूरा कि सर हम विद्यालय बंद कर देंगे, वहाँ नहीं चला पाएंगे, लेकिन बोले कि नहीं किसी तरह से भी चलाइए, आगे काम बढ़ रहा है। कौन पदाधिकारी बोले ऐसा? बीओ साहब हैं वहाँ, वीडियो हमने तो बीओ साहब ना हैं, वहीं सारा चीज़ बीआरसी में देते हैं। तो बीओ साहब बोले कि अभी विद्यालय को उसी ढंग से चलाइए विद्यालय को जैसे चल रहा है। इसमें तो हमको पढ़ाने का भी आदेश नहीं दिए थे, वो बीओ साहब यहाँ जांच में आए थे कि उसमें मत पढ़ाइए, तो विद्यालय हम बंद कर दें, कहाँ जाएं? जैसा कि ये प्रधानाध्यापक सर जो हैं, इनका कहना है कि बीओ साहब ने आदेश नहीं दिया था इस विद्यालय में क्लास चलाने को, क्योंकि पदाधिकारी को भी ये पता है कि इस विद्यालय में अगर बच्चे आते हैं, खास करके नौनिहाल बच्चे जो 1 क्लास से लेकर 5-6 क्लास के बच्चे हैं, वो अगर सुरक्षित ये विद्यालय न होने के वजह से अगर इधर बाहर खेलने को आते हैं और दुर्भाग्य तरीके से अगर वो गिर जाते हैं तो उनका हालत क्या होगा उनको भी पता था। लेकिन यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके बातों को भी नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि जब पदाधिकारी ने मना कर दिया इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उसके बावजूद ये जो प्रिंसिपल साहब हैं इन्होंने इस विद्यालय में बच्चे को बुलाया और यहाँ बच्चे को पढ़ाया। जब उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था आपको दी है कि नहीं कि किसी और जगह पे पढ़ाइए? नहीं, डायरेक्ट वहाँ उन्होंने मना इस विद्यालय के लिए किया है। हाँ, जो यहाँ से चले गए, बहुत पहले मना किए थे। क्या नाम था बीओ साहब का? उनका कुछ नाम हली जी, जो चले गए, हाँ ना रिटायर कर गए हैं वो शायद। क्या नाम था उनका? नाम स्मरण में नहीं, नाम स्मरण में। जब वो इस स्थिति में हैं, ठीक है, कि हालत बदतर है, आपने क्यों बच्चे को इस जगह पे बुला के पढ़ाना? मेहनत के बदौलत यहाँ बुला रहे हैं कि ताकि बच्चे यहाँ का अशिक्षित ना हो। अपने मेहनत के बदौलत, अपना परिश्रम के बदौलत सभी शिक्षक कहते नहीं,
समय पर ड्यूटी कीजिए बढ़िया से, कि कोई लड़का के भविष्य में खतरा ना हो। आपको पता होगा, आपको संविधान पता होगा कि पहले जान की रक्षा, पहले जान की रक्षा तब शिक्षा, लेकिन आपने तो जान को जोखिम में अपने डाल जान के, जोखिम में डाल करके हमने ऐसा काम कर रहे हैं। न कहीं हम विद्यालय बंद करते हैं कल से। ये बताइए कि जान को अपने जोखिम में आप डाले हैं, हाँ, रोक। विद्यालय का बच्चे को जान जोखिम में नहीं है। है ये उसी के चलते तो हम अपना ऐसे कर रहे हैं, उसी के चलते हम लोग अपना ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, कड़ी मेहनत यहाँ हो रही है शिक्षक द्वारा, ताकि बच्चे कहीं इधर से उधर। ये देखें भी आप आकर कि एक भी बच्चा बाहर निकला था। अब मैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करना चाहूंगा कि आखिर इस जो अर्धनिर्मित विद्यालय, जिसमें पूर्व के जो बीओ साहब थे, जिनका आदेश नहीं था इस विद्यालय में चलाने का, उसके बावजूद यहाँ के जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं इस विद्यालय में बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इस विद्यालय में कक्षा को चला रहे हैं सुचारू रूप से। तो मैं यहाँ के ग्रामीणों से पूछना चाहूँगा, जो बच्चे के अभिभावक में से भी एक हैं, कि क्या बच्चे को यहाँ भेजते समय आपको डर लगता है या नहीं? बच्चे को इस विद्यालय में भेजते समय डरते हैं या नहीं? अरे ये स्कूल तो रिजेक्ट था जी, आया था दूसरा कोठरी बनने के लिए 4 गो, लेकिन घोटाला यहाँ गांव है, सब खा पी करके फिर एकरे में बनवाया। ये तो रिजेक्ट स्कूल है। निचला तला देखिए कि सब पानी चूता था, और वो सब स्कूल देखिए सब टूट फट के गिर रहा है, न मरम्मत है न रिपेयरिंग है। पूछिए आप जनता से। ये स्थिति ये है कि ये विद्यालय जो है रिजेक्टेड विद्यालय है, हाँ है, ये है। पास नहीं किया गया है, उसके बावजूद यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय इस विद्यालय में चला रहे हैं क्लास। आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है प्रधानाध्यापक महोदय जी, क्योंकि ये विद्यालय जब रिजेक्टेड है, कभी भी खतरा इस विद्यालय पे आ सकता है, कभी भी विद्यालय ये गिर सकता है, तो आपने इस विद्यालय में क्लास क्यों चलाना उचित समझा? क्योंकि जब इंजीनियर के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया गया विद्यालय कि नहीं, ये विद्यालय सही ढंग का नहीं बना हुआ है, कभी भी खतरा हो सकता है, तो आपने इस विद्यालय में क्यों बच्चे को पढ़ाना उचित समझा? जब वीओ साहब ने भी मना कर दिया, इंजीनियर ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद आप क्यों पढ़ाना उचित समझे? विद्यालय का जो कैंपस है, मकान है, वो रिजेक्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो विद्यालय का खिड़की है, इस विद्यालय की खिड़की से बच्चे अगर बाय द वे खेलते खेलते कूद जाएं तो बच्चे का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं कि इस हालत में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं धनछुहा गांव में, जो गहरपुर पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। अब मैं कुछ और ग्रामीणों से बात करके मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस विद्यालय में बच्चे जब आते हैं तो सड़क न है, न बच्चे को शौचालय की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, रिजेक्टेड विद्यालय, जो ये विद्यालय को मान्यता नहीं मिली कि इस भूमि में ही विद्यालय चलाया जाए, इस पे एक और तल्ला बना के इसमें क्लास चलाया जा रहा है। क्या आप लोग को डर लगता है कि नहीं कि आपके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं? इस विद्यालय में खास करके जो रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसको अनुमति नहीं प्रदान की गई है विद्यालय चलाने को, उस विद्यालय में ये प्रधान अध्यापक महोदय चला रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी शिकायत दर्ज की? और अगर नहीं की तो जवाबदेही आप लोग पे भी बनती है। कारण ये है कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो आप लोग ही सबसे पहले प्रधानाध्यापक के पास हमला करने आइएगा। ये तो जरूर है। तो आपने कभी कंप्लेन क्यों नहीं की? आप जितने भी ग्रामीण हैं, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की कि जो विद्यालय को अनुमति नहीं मिला विद्यालय चलाने का, उस विद्यालय में हम बच्चे को नहीं भेजेंगे? ना, विद्यालय में तो वहाँ पर चलाने के लिए अनुमति दिया गया है कि वहाँ पर चलाइए, लेकिन इस पर तो अनुमति नहीं दे रहा है गाँव वाले को। जब जाना कि अपने बच्चों को जोखिम में हम क्यों डालें? हम अपने बच्चे को जोखिम में क्यों? अगर जोखिम में डालता था गार्जियन डालता है, इसलिए निचला तला पर वहाँ पर पढ़ाया जा, ये तला पर नहीं पढ़ाया जा। जैसा कि ग्रामीणों का भी कहना है और बीओ साहब का भी आदेश आया था कि इस विद्यालय में ना चलाया जाए क्लास को, तो यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से भी ये आग्रह रहेगा कि जो पूर्व का जो कैंपस बना हुआ है वो उसी कैंपस में आप विद्यालय को सुचारू रूप से चलाइए। जब हमारे बीओ साहब ने भी ये आदेश दिया है कि नहीं, इस कैंपस में क्लास नहीं चलेगा, तो आपको उसी विद्यालय में चलाना उचित होना चाहिए। और यहाँ अपने सारे ऑफिशियल काम यहाँ कीजिए, ताकि बच्चे को सही ढंग से सुरक्षित तरीके से वहाँ पढ़ाया जाए, और अपने सारे ऑफिस के कार्य इस जगह पे कीजिए। क्योंकि सर, हम नीचे पढ़ाना चाह रहे थे, नीचे चल के देखा जाए कि नीचे के क्या स्थिति है, इस मोहल्ला के आदमी नीचे क्या करके रखे हैं विद्यालय के नीचे। कैमरा देखिए ना, नीचे का स्थिति क्या क्या समझ गए ना। सब पवार रख ले तो क्या न रख ले। हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चों मेरा नाहक में न जाए, अशिक्षित न हो जाए, अपनी बदौलत कि शिक्षा को आगे की ओर बढ़ाना है, इसी के लिए हम बहाल हुए हैं। नहीं तो इतना खतरा, बिल्डिंग जो बनाया गया वो हम नहीं बनाए हैं,
हम एक साल से हम बने हेडमास्टर, पूर्व का हेडमास्टर बनाया। पूर्व के हेडमास्टर नहीं है बना। हाँ, जो रिटायर कर गए और एक और हेडमास्टर बने तो वो डेथ कर गए, इनसे पूछिए सर। बाकी इसी तरह से रह गए। वो मतलब ये जो विद्यालय का निर्माण कराए हैं वो पूर्व प्रधान। आपका नाम क्या हुआ चाचा? हमारा लोकनाथ पासवान। आलोकनाथ पासवान। ये बताइए कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ने आता है? हाँ। यहाँ बच्चे को भेजते समय आपको डर लगता है या नहीं? हैं? डर? भेजने में डर क्यों लगेगा हमको? भेजने में बच्चे गिर जाएंगे, हाँ, कुछ ये हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो बच्चे को इस विद्यालय में भेजने में डर लगता है कि नहीं, क्योंकि सुरक्षा नहीं है? हाँ, सुरक्षा नहीं है तो डर लगता है। हाँ, डर लगता है। तो ये बताइए कि आप बच्चे को विद्यालय जब भेजते हैं तो आपने प्रधानाध्यापक से कभी कंप्लेन की, शिकायत दर्ज की कि नहीं हमारे इस विद्यालय में बच्चे को नहीं पढ़ाया जाए? जब बीओ साहब ने आदेश दिया छोटे विद्यालय में पढ़ाने का, तो वहाँ आप क्यों नहीं पढ़ाने? आप लोग शिकायत कभी की है? शिकायत जैसे हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग की बात पर नहीं अमल नहीं होता है। इस चीज़ को अमल नहीं होता, कभी अमल नहीं होता, कभी नहीं होगा अमल। आजकल अमल उसी आदमी का होता है, चोरी का चोर होता है, उसी का अमल होता है। जो इसका जो है ना खाए पकाए वाला, उसी का साथ देता है आदमी, इंसान को साथ नहीं देता है। तो यहाँ जो विद्यालय जो है, ये विद्यालय रिजेक्ट कर दिया गया था बीओ के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, कि नहीं यहाँ विद्यालय का कार्य नहीं होंगे, उसी पूर्व के विद्यालय में कार्य होंगे जहाँ पहले होते थे। तो फिर आखिर इस विद्यालय में ये जो प्रधानाध्यापक महोदय जो हैं बच्चे को लेके आए यहाँ पढ़ाने के लिए, तो क्या आप लोगों को समस्या हुई कि नहीं हुई? समस्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपके बच्चे जब इस जगह का खतरा मोल लेकर भी जब पढ़ने वो ऑफिस जो खोला गया तो काहे लगे ऑफिस खोल दिया गया था? वहीं पर जो 4 आदमी को वहीं था, वहीं अथी होता इसका लिए। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस छोटे से कैंपस में ही अगर बच्चे का पढ़ाई होता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन बच्चे को जब प्रधानाध्यापक महोदय यहाँ बुलाए तो क्या आप लोग को समस्या हुई कि नहीं हुई? समस्या जरूर हुआ। इस तरह का बात हम लोग को घटना घटेगा तो किस तरह का हमको अथी नहीं होगा इसमें। वही बताइए, अगर किसी तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोई घटना अगर घट जाता है तो उसके जिम्मेदार फिर आप लोग भी होंगे और प्रधानाध्यापक होगा। आप लोग नहीं होंगे? होंगे। आप लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं तभी ना प्रधानाध्यापक महोदय इस कैंपस में पढ़ा रहे हैं। हाँ। अगर बच्चे को सीधे बोल दीजिएगा कि नहीं उसी कैंपस में तुम लोग पढ़ोगे, नहीं तो लौट के चले आना, तो फिर क्या प्रधानाध्यापक महोदय उस कैंपस में नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि बीओ साहब के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है इस कैंपस को। इसीलिए मैं इस विद्यालय में बच्चे को ना आने की सलाह भी देता हूं और ये हिदायत देता हूं कि ये विद्यालय काफ़ी जर्जर स्थिति में है। जब इंजीनियरों के द्वारा भी ये मना कर दिया गया इस विद्यालय में ना शैक्षणिक कार्य करने को, तो फिर यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से भी आग्रह है कि यहाँ शैक्षणिक कार्य ना कराया जाए और पूर्व के जो आपका बना हुआ कैंपस है उसी कैंपस में आप विद्यालय में बच्चे को पढ़ाएं और वहाँ के ऑफिस के कार्य सारा यहाँ ला के अपने सुचारू रूप से अब तैयार कराएंगे। ये जो है उत्क्रमित विद्यालय का ग्राउंड फ्लोर है। अब ये देख लीजिए कि इसका स्थिति क्या है। यहाँ बच्चे का पढ़ाई नहीं होता है क्योंकि यहाँ बीओ साहब के द्वारा आदेश नहीं दिया गया इस विद्यालय को चलाने के लिए, क्योंकि ये जो है इंजीनियरों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी ख़राब ढंग से इस विद्यालय का निर्माण कराया गया था। उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के ग्रामीणों ने इस गलियारा को भैंस का तबेला बना के रख दिया है, जहां भैंस को बांधते हैं। और ये वो रूम है जिस रूम में नेवारी रख के जुआ खेलते हैं, भैंस बांधते हैं और भी बहुत सारे कार्य इस कैंपस में किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, जो कि ये विद्यालय जो है बीओ साहब के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। उसके बावजूद इसको नज़रअंदाज करके लोग यहाँ भैंस और पुआल रखते हैं और जुआ भी इस जगह पे खेलते हैं। तो ये हैं नंदकिशोर प्रसाद गौतम जिनका आवेदन दिया गया है। अब मैं जानना चाहूँगा कि एक और जो आपके अध्यापक हैं, मोबाइल में मैसेज करके भेज दिए हैं। आप दिखाइए तो, मोबाइल का एप्लीकेशन दिखाइए तो मैं देखना चाहूँगा कि आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन आया है कि नहीं। यहाँ के अध्यापक के साथ क्या फोन से भी बोले थे? फोन से बोलने से कुछ नहीं होगा सर, लिखित रूप में एक प्रूफ होनी चाहिए कि आपके विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो अगर अनुपस्थित होते हैं तो किस कारण से अनुपस्थित होते हैं, इसकी आवेदन की एक प्रति आपके पास होनी चाहिए। तो पहले सर भी साहब का ये फोन किया था, हम भर के तुरंत आप लोग भीड़ देखिए विशेष साहब का
2 दिन, उसके बाद फ़ोन किया तो हम आकाश भर दिए। 1 मिनट सर, ये कब भरे हैं? ये तो वो सवेरे आज भरे, कल भरे थे, कल फ़ोन किया। अच्छा, एक दिन करके भरे, कहीं सिम- हो सकता था। 1 मिनट छोड़। ये हैं प्रधान अध्यापक महोदय। इसी से आप तुलना कर सकते हैं कि कितना मिली जुली खेल इनका चलता है। एक प्रधान अध्यापक महोदय एक का एप्लीकेशन लिए हैं नंदकिशोर प्रसाद जी का, लेकिन नज़मा खातून जो अनुपस्थित हैं उनका ना आवेदन लिया गया है, और ये प्रधान अध्यापक महोदय खुद उनके रजिस्टर पर विशेषावकाश लिखकर छुट्टी देते हैं। और तो और इनके पास मैम का कॉल आ जाता है और ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ोन पर छुट्टी ले ली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, विशेषावकाश के लिए है, मैं लिया है। क्यों झूठ बोलते हैं सर? ये 7वां महीना का है, ये 8वां महीना चल रहा है। यह देखिए प्रधान अध्यापक महोदय का 7वां महीना का एप्लीकेशन हमको दिखा रहे हैं 8वां महीना में। मिस हो गया, लिखने में कैसे मिस हो सकता है? एक अध्यापक हैं वो लिखने में मिस हो सकता है, लेकिन है वो। ये देखिए मिस होगा एक जगह 28/7/2021 से 29/7/2021 तक। कल से अनुपस्थित हैं, कल से अनुपस्थित नहीं है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि 8वां महीना का दिया है, लिखने में गलती हुआ है? सिग्नेचर भी आपका स्वीकृत किया गया है, वो 27/7/2021 में किया गया है, तो आप कैसे 28 का अधिक कर रहे हैं? ये देखिए, ये एप्लीकेशन देखिए, और जो हमको प्रधान अध्यापक महोदय दिखा रहे हैं कौची, तो गजाला खातून का आवेदन पत्र कि जो कि प्रधान अध्यापक को दिया गया है। अब इतनी बड़ी धांधली तो प्रधान अध्यापक महोदय के द्वारा किया जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित हो रहे हैं, उसका कोई आवेदन ही इनके पास नहीं है। और आवेदन भी देखिए क्या देते हैं, 1 महीना पूर्व का, 1 महीने पूर्व का ये आवेदन देते हैं और कहते हैं कि लिखने में मिस्टेक हो गया है, और ये डायरी पर रजिस्टर पर एब्सेंट जो है मेंशन कर रहे हैं किस चीज पे? हम बात करा देते हैं, क्यों नहीं स्थिति में। आपको सर एक एप्लीकेशन लेना चाहिए या ना चाहिए, ये संवैधानिक है या नहीं? हाँ है ये, तो आपने आवेदन क्यों नहीं लिया? है ये नहीं, यहाँ तो छुट्टी में उधर आपने मोबाइल पे भी आवेदन मांगने की कोशिश की? हाँ। आवेदन मिला? आवेदन लाचार है, बीमार से। कितना लाचार है, उनके परिवार भी हैं ना? हाँ है ये, तो क्या परिवार आवेदन दे नहीं सकते थे आपको? नहीं दे पाए। ये स्थिति है, जो प्रधान अध्यापक कुछ बोलते नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके अध्यापिका जो हैं अनुपस्थित हैं, और इन्होंने 7वें महीने का एप्लीकेशन हमको दिखाकर हमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, और 8वें महीने के रजिस्टर पर इन्होंने अवकाश घोषित किया है और 7वें महीने का एप्लीकेशन हमें सौंप रहे हैं। मैं